आप सभी को नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। मैं भारत निर्माण कोचिंग की तरफ से मैं श्रुति चौदा आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ एक नया लेक्चर सेल डिवीज़न के ऊपर। तो चलिए सेल डिवीज़न चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस सेल डिवीज़न चैप्टर में सबसे पहले हम एक मोटिवेशनल थॉट के ऊपर आते हैं। सबसे पहले आज का थॉट है बिलीविंग इन योर सेल्फ इज़ द फर्स्ट स्टेप टू द सक्सेस। मतलब यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले सक्सेस के लिए एक ही स्टेप है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो है वो है हमको अपने ऊपर खुद के ऊपर विश्वास करना। यदि आप कुछ भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने ऊपर खुद के ऊपर विश्वास कीजिए, तभी आप सक्सेस को पा सकते हैं। थैंक यू। एंड अब हम सेल डिवीज़न के लिए आते हैं। सेल डिवीज़न में सबसे पहले हम बेसिक से लेके एडवांस तक, क्योंकि हमको पीएससी में प्रीलिम्स में भी मेंस में हमको आंसर राइटिंग भी करनी है, प्रीलिम्स में हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो इसलिए हम बेसिक से लेके आपको जाएंगे और एडवांस में, ताकि आप बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग कर सकें। उस स्टेप बाय स्टेप को हम आज देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले सेल डिवीज़न, या आज हमारा टॉपिक है सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल। इन दोनों के में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखने को मिले हुए हैं। तो चलिए आज हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न होता क्या है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। सेल डिवीज़न के लिए, सेल डिवीज़न जिसमें कि सेल है, जो सेल का साइज़ बढ़ता जा रहा है और उसका साइटोप्लाज्म का रेशियो न्यूक्लियोप्लाज्म के रेशियो से डिफ़र करने लगेगा। साइटोप्लाज्मिक रेशियो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसको कंट्रोल करने के लिए वो न्यूक्लियस कम हो रहा है। तो इसके लिए सेल को रिक्वायर होती है डिवीज़न करने के लिए, अपनी एक दूसरी सेल्स को बनाने के लिए। तो ये हमने लिखा हुआ है, एक कोशिका से अपनी संतति कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। इसमें हमने बायलिंगुअल लैंग्वेज यूज़ की हुई है, जो कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके बाद जो सेल डिवीज़न है, इसका मेन बेसिक क्या होता है, ये फिजिकल ग्रोथ के लिए काम करती है, या रीजनरेशन के लिए, डैमेज टिश्यू को रिकवर करने के लिए, न्यू ऑर्गन्स का यदि डेवलपमेंट होना है, ग्रोथ होना है, तो उसके लिए ये सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें भी ये सेल डिवीज़न का बहुत मेजर रोल होता है। और इसी के कारण, सेल डिवीज़न के कारण ही ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये सेल डिवीज़न के बारे में हम डिस्कस करें तो ये सेल डिवीज़न मेनली 3 टाइप से होता है। फर्स्ट है एमाइटोसिस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं असूत्री विभाजन। सेकेंड है माइटोसिस, जिसे हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन। और मियोसिस, जिसे हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ये जो सेल डिवीज़न है, ये सेल डिवीज़न में ये जो आपने पढ़ा एमाइटोसिस, माइटोसिस या मियोसिस, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन, ये होता कहाँ पर है। ये जो असूत्री विभाजन होता है या एमाइटोसिस होता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। ऐसी कोशिकाएं जो कि जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर तरीके से अभी नहीं बनी हुई है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनमें वेल डेवलप्ड नहीं होती है, जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म पूरा बिखरा हुआ होता है, उन कोशिकाओं में असूत्री विभाजन देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं समसूत्री विभाजन की। ये समसूत्री विभाजन कहाँ देखने को मिलता है, ये समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है सोमैटिक सेल्स में या कायिक कोशिकाओं में। सोमैटिक सेल्स या कायिक कोशिकाएँ ऐसी, यदि मान लो हमने हाथ में अपनी कोशिकाओं को देखेंगे, ये हमारी सोमैटिक सेल्स हैं, बालों में सोमैटिक सेल्स हैं, ब्लड में ये भी सोमैटिक सेल्स हैं। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये अर्धसूत्री विभाजन विशेष कर कहाँ पर होगा, ये होता है जनन कोशिकाओं में। ये स्पेसिफिक जनन कोशिकाओं में देखने को मिलता है। कौन सी होती है जनन कोशिकाएं, ये जनन कोशिकाएं होती हैं स्पर्म एंड द ओवम। ये इन जनन कोशिकाओं में देखने को मिलता है समसूत्री विभाजन। एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चो, 1855 में इन्होंने बोला था इसी के लिए कि एक सेल से ही दूसरी सेल डिवीज़न के द्वारा ही दूसरी सेल का निर्माण होता है, या जो भी प्रिम सेल है वह दूसरी प्रिमिटिव सेल से ही बनकर आई हुई है। उसके लिए उन्होंने टर्म वर्ड यूज़ किया था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। इनके अकॉर्डिंग जो भी डॉटर सेल बनी हुई है वो मातृ कोशिका से ही बन के आती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं असूत्री विभाजन कहाँ देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एमाइटोसिस की। एमाइटोसिस कहाँ होता है, ये हमने आपको बताया, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। और उसके बाद ये कोशिकाओं, अविकसित कोशिकाओं जैसे कि जीवाणु, नीलहरी शैवाल, अमीबा, प्रोटोजोआ, इनमें भी देखने को मिलता है असूत्री विभाजन। ये असूत्री विभाजन किस तरीके से होता है, असूत्री विभाजन हो सकता है बाइनरी फिजन के द्वारा हो सकता है, बडिंग के द्वारा हो सकता है, जैसे कि हाइड्रा में होता है। और
इनमें कोई रेगुलर डिवीज़न नहीं होता है कि क्रोमोसोम के नंबर डिवीज़न हो रहे हैं, या इन्हें इरेगुलर तरीके से सेल का डिवीज़न देखने को मिलता है। ये होता है ये आपके नीलहरे शैवाल, अमीबा, प्रोटोजोआ और जीवाणु में। फिर इसके बाद हम आते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को पढ़ने के लिए, जिसमें समसूत्री विभाजन जिसमें कि क्रोमोसोम का नंबर एकदम इक्वल डिवीज़न होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम समसूत्री विभाजन को हमको जानने के लिए सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट है कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम कैसे बनते हैं, जीन क्या होते हैं, उसके बारे में हमको जानकारी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समसूत्री विभाजन को पढ़ने के पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो, यदि आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स, यूकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम्स है तो वो किस तरीके से यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम्स है। यदि क्रोमोसोम्स की हम बात करें तो ये डीएनए होता है, वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ये आप लोगों को पता होगा। लेकिन क्रोमोसोम कैसे बनता है इस चीज़ को हम चलिए जानते हैं। जो डीएनए है, डीएनए के अराउंड हिस्टोन प्रोटीन जब बाइंड हो जाता है, हिस्टोन प्रोटीन, ये देखिए ये जो डीएनए है, डीएनए का हम इस पोर्शन को लेंगे तो ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए बाइंड होके डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ राउंड या रैप हो जाता है। जैसे एक बॉल के अंदर अपन रस्सी लपेटेंगे तो वो समझ लीजिए बॉल है वो हिस्टोन प्रोटीन है, वो हिस्टोन ऑक्टामर होता है। तो हिस्टोन ऑक्टामर प्रोटीन के आगे आपने पूरे रस्सी लपेट दी तो आपका बन जाएगा डीएनए रैप्ड अराउंड द हिस्टोन। इट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। और ये न्यूक्लियोसोम वाला स्ट्रक्चर ये आप देख रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारी गेंद है और गेंद के चारों ओर रस्सी लिपटी हुई है, तो ये आपका न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोसोम इकट्ठा हो जाते हैं जब, तो ये बना लेते हैं फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। ये आपका ये फ्लावर, एक फ्लावर, दो फ्लावर, तीन फ्लावर, अब इन्हीं फ्लावर को हम अरेंज कर देंगे एक साथ, तो ये हमारा बन जाता है क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन बन गया। अब इन क्रोमैटिन को जब हम कंडेंस हो जाता है, संघनित हो जाता है और बहुत अच्छे संघनित होके फिर ये आखिरी में फॉर्म करता है ये इस क्रोमोसोम का, ओके। इस क्रोमोसोम में हमने स्ट्रक्चर, हम इस क्रोमोसोम में देखते हैं इस क्रोमोसोम में है क्या आखिर। ये क्रोमोसोम कुछ नहीं, ये क्रोमोसोम किसका है, ये जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन इन्हीं का कंडेंस्ड फॉर्म है, ठीक है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ पे देखिए डीएनए है, डीएनए में प्रोटीन जुड़ा, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बनाया, वही न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर हाईली कंडेंस्ड हुआ। वो हाईली कंडेंस्ड जो न्यूक्लियोसोम है वो एक क्रोमैटिन के फॉर्म में यहाँ पर हाईली कंडेंस हो गया और एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना लिया। अब ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर के बारे में यदि हम देखें कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, ये हमारे सामने आपके सामने रखा है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में मेन जो पार्ट है वो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट पार्ट है आपका ये ऊपर वाली शॉर्ट आर्म और नीचे वाली होती है लॉन्ग आर्म। बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, ओके। जो शॉर्ट आर्म है इसको हम पी आर्म भी बोलते हैं, ये जो लॉन्ग आर्म है इसको हम क्यू आर्म भी बोलते हैं। जो शॉर्ट आर्म है या पी आर्म है, इसमें आप देख रहे हैं और पी लॉन्ग आर्म, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक स्ट्रक्चर जो होता है उसको बीच में बोलते हैं सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम हो सकते हैं। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, मीजोसेंट्रिक, ये बहुत फेमस क्वेश्चन होता है कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम्स के प्रकार को आप बताइए, तो वो हम आगे स्लाइड में आकर हम देखेंगे। मेन यदि हम इस क्रोमोसोम्स को हम हाफ कर देते हैं तो जस्ट हाफ ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज क्रोमैटिड। यदि हम इस क्रोमोसोम को यदि हम हाफ करते हैं, यदि हम इस क्रोमोसोम को यदि हम हाफ करेंगे तो इस क्रोमोसोम का ये जो हाफ पोर्शन है इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिड, ओके। ये एक क्रोमैटिड और यहाँ पे है सेंट्रोमियर। इस यहाँ पर देखिए आप, यदि हम इसको डिवीज़न करेंगे तो इस डिवीज़न में क्या होगा, यदि हम एक क्रोमैटिड को हम अलग कर दिए, दूसरे क्रोमैटिड को हमने अलग कर दिया तो सेंट्रोमियर का भी डिवीज़न हो जाएगा। इसके कारण दो सेंट्रोमियर बन जाएंगे और दो क्रोमैटिड बन जाएंगे। वो दोनों क्रोमैटिड होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, ओके। ये सेंट्रोमियर के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि कितने क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं। जैसे ये यहाँ पर एक क्रोमैटिड है या सॉरी एक सेंट्रोमियर है, तो ये कितना क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये आप देखिए ये आपका होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, जैसे ही हमने उनको स्प्लिट किया
जैसे ही हमने उनको स्प्लिट किया या हमने उनको तोड़ा या अलग किया, तो जैसे हमने उनको स्प्लिट किया ये दोनों क्रोमोसोम्स की दोनों क्रोमेटिड अलग अलग हो गए, ये दोनों क्रोमेटिड अलग हो गए और उनकी जो सेंट्रोमियर है वो भी अलग अलग हो गए। फिर ये सेल्फ डुप्लीकेशन करते हैं। सो सेल्फ डुप्लीकेशन करेंगे या रेप्लिकेशन करेंगे, इससे एक क्रोमेटिड से दूसरा क्रोमेटिड भी बन जाएगा। जैसे एक क्रोमेटिड से